कास्ट लैंडफॉर्म्स। तो कास्ट लैंडफॉर्म्स कैसे होता है वो समझिए कि देखिए, जब कोई मतलब कि लाइम स्टोन हो, मतलब कि रॉक्स है तो उसमें मिनरल्स तो होंगे ही, आपको पता है। तो जब लाइम स्टोन होता है ना, या फिर आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलिए, या डोलोमाइट स्टोन जो होता है आपका, रॉक्स जो होते हैं, वो जब आपका ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आता है ना, तो उसमें जो मिनरल्स घुलने वाले हैं, खास करके कैल्शियम ऑक्साइड सब जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट सब है, ये तो सब आसानी से घुल जाते हैं आपका वाटर में। तो ये डिजोल्व होने के बाद ये टोपोग्राफी बनाते हैं आपका। टोपोग्राफी मीन्स लैंड फॉर्म्स आपका, ठीक है, जमीन का ऊपरी हिस्सा जो है सो। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका कास्ट लैंड फॉर्म, ठीक है। तो मतलब हम लोग ऐसे ही लैंड फॉर्म्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई मतलब कि रॉक सरफेस है आपका, इतना मतलब इसमें नीचे अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट है आपका यहाँ पे। तो इसके कांटेक्ट में जब यहाँ का कैल्शियम सब सारा आएगा ना, तो ये क्या होगा आपका, डिजोल्व होकर के नीचे चला जाएगा और यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सरफेस के बारे में अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं टोपोग्राफी में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आपका कास्ट मतलब कि ग्राउंड वाटर जो है तो उसके बारे में। तो देखिए, वाटर जो है तो मतलब ऐसे जगह पे प्रेजेंट होना, पोर स्पेस ऑफ रिगोलिथ। रिगोलिथ भी समझ लीजिए, रिगोलिथ हम अभी आपको बताने भी वाले हैं। रिगोलिथ क्या होता है आपका, कोई भी बेड रॉक जो होता है ना, उसके ऊपर जो लूज पार्टिकल्स मतलब इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से, फ्लूवियल प्रोसेस, रिवर या कोई दूसरा रीजन है, उसकी वजह से जो आपका लूज पार्टिकल्स आकर के स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। लूज पार्टिकल जिसको इजिली इरोड किया जा सकता है, कोई भी फ्लूइड आएगा और उसको बहा के लेके चला जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको रिगोलिथ कहते हैं आपका। तो यही बोल रहा है कि द वाटर प्रेजेंट इन द पोर स्पेसेस ऑफ रिगोलिथ एंड बेड रॉक्स बिलो द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, ठीक है। The main source of groundwater is rainwater and meltwater. Meltwater in the मतलब कि फॉर्म ऑफ मतलब कि स्नो जो है, सो आपका स्नो मेल्ट होगा और आपका मतलब वो मतलब ग्राउंड वाटर का सोर्स बनेगा। फिर आपका विच इन्फ्लेट्स डाउनवर्ड थ्रू द पोर स्पेसेस ऑफ सरफेशियल मटेरियल एंड कलेक्ट इन लार्ज क्वांटिटी इन एक्विफाइड ऑफ वेरिंग साइजेस एंड लोकेशंस, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो है उसको हम लोग सब सरफेस वाटर या अंडरग्राउंड वाटर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आपका, अब आते हैं हम लोग कास्ट लैंडफॉर्म्स में। तो कास्ट लैंडफॉर्म्स मतलब समझा ही दिया आपको कि जब कोई रॉक्स जो है उसमें मिनरल्स प्रेजेंट है आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में, मतलब कि घुल जाने वाला, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका जो वेदरिंग और इरोजन मतलब कि जो है होने के बाद जो लैंडफॉर्म्स बच जाता है, टोपोग्राफी बन जाता है, उसको हम लोग कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। देखिए, लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल वेदरिंग ऑफ कार्बोनेट रॉक्स बाय सरफेस और ग्राउंड वाटर। केमिकल वेदरिंग यही होता था। केमिकल वेदरिंग में क्या होता था कि कोई रॉक्स में अगर मिनरल्स प्रेजेंट है डिसॉल्व होने वाला, तो वो डिसॉल्व हो जाता था, ठीक है। तो वही आपका फिर जो टोपोग्राफी बना उसको हम लोग कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। ये लार्जली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आपका यूगोस्लाविया जो एड्रियाटिक सी के पास में है ना। मैप भी ले लेना, मैप आप देख करके, और मैप में जो सो आपको मार्क भी करना है आपका एजियन सी, एड्रियाटिक सी, यूगोस्लाविया, ये फ्रांस के पास में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है सो आपका मतलब कि उस एरिया में लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और उसी जगह से एक पॉइंट टर्म किया गया आपका कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। यूगोस्लाविया को कास्ट टोपोग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी के हिस्से में देखा गया है आपका। तो मतलब यहाँ पे एक चीज और है कि यूगोस्लाविया के जो कोस्टल रीजन है ना, खास करके नॉर्दर्न साइड में, उस साइड में मतलब कि इतने ज्यादा आपका ये लैपीज बन गए, लैपीज आगे बताने वाले हम आपका। मतलब कि रॉक्स जो है, तो मान लीजिए कि कोई रॉक्स था, वो आपका इतने नुकीले हो गए हैं ना, मतलब डिजोल्व होने की वजह से इतने कंकर पत्थर उसमें बच गए हैं ऊपर ऊपरी, मतलब जो चल, तो हम लोग उसको जो बेयर फुट है ना, वो आपका चल भी नहीं सकते वहां पे, ऐसा सिचुएशन है। अब लोकेशन देख लीजिए इसका कि मतलब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है आपका। डिजर्टिक रीजन में कह सकते हो आप, या फिर मतलब ऐसा समझिए कि जहाँ पे वाटर और आपका ऐसे मिनरल जो है सो मिलते हैं, उस जगह पे, बहुत ज्यादा जगह पे ये है। तो जैसे कि स्पेनिश आपका एंडलोसिया, नॉर्दर्न रियोटोरिको, वेस्टर्न क्यूबा। क्यूबा तो आप लोग को पता ही होगा, क्यूबा मिसाइल संकट तो मतलब पूरा मिसाइल क्राइसिस जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है आपका। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या था ना, क्यूबा जो है ना आपका, ये यूएसए के मतलब कि पास में जो है छोटा सा आइलैंड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है वर्ल्ड बाइपोलर था, मतलब यूएसए और रशिया दोनों का डोमिनेंस था, दोनों एक दूसरे को जो है सो नीचा दिखाने में लगे हुए थे। तो यूएसए के पास में था, लेकिन क्यूबा जो है ना उसने डेमोक्रेसी नहीं अपनाया, और रशिया ने वहां पे अपना न्यूक्लियर मिसाइल जो है सो आपका रख दिया। इस बात को लेकर के यूएसए जो है सो बार बार रशिया को धमकी भी देता रहा, और एकदम कोल्ड वॉर का जो है सो पीक में ये सब चल ही रहा था। तो वही था आपका क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ठीक है।
क्यूबा शुगर के लिए भी बहुत ही फेमस है, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा शुगर उग जाता है वहां पे। ये सब जो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो पनामा कैनल है ना, उसके आसपास के छोटे छोटे कंट्रीज हैं। ठीक है, ये जमाइका के बारे में बोल रहा था। ठीक है, जमाइका, वर्जीनिया। अब इसके बाद सेंट्रल फ्लोरिडा ऑफ यूएसए, वहां पे भी आपको ये टोपोग्राफी देखने को मिलती है। उसके बाद आपका पीक डिस्ट्रिक्ट देखिए, मतलब कि पीक डिस्ट्रिक्ट जो है सो यूके में है, लंदन में। ठीक है, कार्ल्सबैड एरिया जो है यूएसए में। उसके बाद पार्ट्स ऑफ जूरा, ये माउंटेन का नाम है, जूरा माउंटेन है आपका। एल्प्स, एपिनाइन्स। ठीक है, उसके बाद गुप्ता धाम केव जो है सो बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा, वहां पे भी ये देखने को मिलता है। विंध्याचल रेंज हो गया, बिहार का भी बोल सकते हो आप, मध्य प्रदेश का भी हिस्सा का आप बोल सकते हो। उसके बाद सहस्त्रधारा और आपका रोवर्स केव, सहस्त्रधारा आपको उत्तराखंड में मिलेगा, नैनीताल और ये देहरादून के पास में। और इसके बाद जो है सो आपका बस्तर जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल मतलब रेंज है ना, वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बस्तर में भी देखने को मिलेगा। कोस्टल एरिया नियर विशाखापट्टनम, ये सब सारी जगह जो है सो कास्ट टोपोग्राफी ने मतलब को आप आसानी से देख, कास्ट टोपोग्राफी को आसानी से आप देख सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपका कि इसेंशियल कंडीशन क्या है। तो इसेंशियल कंडीशन देखिए, टोपोग्राफी बना रहे हैं, टोपोग्राफी बना रहे हैं तो हमको ऐसा लाइमस्टोन नहीं चाहिए जो पोरस हो, जो आसानी से क्या हो कि पानी उस पर डाले और पूरा पिघल जाए। ऐसा होगा तो फिर तो वो सारा गल के जमीन के नीचे फाइन पार्टिकल्स बनाएगा ना, टोपोग्राफी कैसे बना सकता है। तो मतलब कि जो लाइमस्टोन होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका एक पार्ट अगर मान लीजिए कि डिजोल्व भी हो जाए ना, तो उसमें खड़े रहने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें हार्डनेस होना चाहिए, तभी तो वो टोपोग्राफी बन के रह पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रेनफॉल इतना तो होना ही चाहिए कि मतलब जो लाइमस्टोन को क्या करे, डिजोल्व रखने की कैपेबिलिटी रखता हो। डोलोमाइट भी, लाइमस्टोन मतलब बोल रहे हैं ना, तो आप डोलोमाइट भी समझना। लाइमस्टोन और थोड़ा सा फर्क है, लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है और डोलोमाइट जो होता है उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए इनफ रेनफॉल होना चाहिए। लाइमस्टोन जो है सो बहुत ही ज्यादा मतलब कि थोड़ा सा मोटा, मैसिव और हार्ड होना चाहिए, ताकि मतलब उसका जो मतलब कि डेंसिटी है वो भी हाई हो। ठीक है, और लाइमस्टोन जो है सो पोरस नहीं होना चाहिए, नहीं तो मतलब पूरा टूट जाएगा फिर वो, मतलब कि लाइमस्टोन में जो है स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। Position of limestone should be above from groundwater. Limestone should be widely distributed in both aerial and vertical dimensions. Limestone should be highly folded और fractured. ये आपका essential conditions हैं कास्ट टोपोग्राफी के फॉर्मेशन के लिए। इरोजनल लैंडफॉर्म्स को देख लीजिए, तो सबसे पहले लैपीज, हम अभी आपका इस सबको एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन लैपीज देखिए क्या होता है, समझा देते हैं फिगर से पहले। लैपीज क्या होता है आपका कि देखिए, जैसे ये इसकी टोपो मतलब की टोपोग्राफी है, यहाँ पे आपका मान लीजिए कि देखिए, तो ये पूरा मतलब अगर वाटर के कांटेक्ट में आने पे, वाटर के कांटेक्ट में आ गया है, तो यहाँ पे देखिए ये रॉक्स था ना, तो ये ऐसे बन गया, नुकीला टाइप का, नुकीला टाइप का बन रहा है। ठीक है, नुकीला टाइप का बनते जा रहा है आपका इस टाइप से। ठीक है, ये आपका टोपोग्राफी आपका, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था। तो देखिए ऊपर का जो है ना, मतलब ये रॉक भी आप मतलब रॉक में पानी हल्का हल्का मिला हुआ है, तो इस टाइप का देखिए कितना नुकीला बना दिया, इस टाइप से आपका। तो ये जो नुकीला बना दिया, तो ये नीचे वाले को बोलते हैं क्रैप्ट, क्रैप्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रैप्ट। ठीक है, सॉरी क्लैप्स, इसको क्लैप्ट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको कहते हैं हम लोग पिनाकल्स, पिनाकल्स। ठीक है, क्लेफ्स और पिनाकल्स कहते हैं इसको। ठीक है, इसको देखिए मतलब क्लेफ और पिनाकल कहते हैं, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पॉलजेस जो होता है, पॉलजेस भी पढ़ेंगे। सिंक होल देखिए, अगर कोई बड़ा टोपोग्राफी है ना, इतना बड़ा मान लीजिए कि कोई एरिया है, ये पूरा आपका मतलब ये है, तो देखिए इसमें छोटा सा होल हो जाना, जगह है पूरा फ्लैट आपका लैंड, तो इसमें छोटा सा होल हो जाना, इसको कहते हैं सिंक होल। उसके बाद स्वेलो होल होता है, थोड़ा सा इससे बड़ा कर दीजिए, स्वेलो होल जो है मतलब कि इसको ऐसे और कर दीजिए। उबाला जो है मतलब पहले डोलाइन समझ ले, डोलाइन है ऐसा मान लीजिए, यहाँ पे होल हो गया। ठीक है, मतलब कि घुल गया रॉक्स और उसमें पानी जमा हो गया है। ठीक है, गड्ढा हो गया है, और ये जब क्या होता है, बगल में भी एक गड्ढा था और ये दोनों आकर के मिल गया, ये बड़ा सा बन गया, तो इसको कहते हैं हम लोग उबाला। उबाला मतलब जो है सो आर लार्जर देन दी डोलाइंस, है ना। नेचुरल ब्रीज क्या होता है आपका, वो देखिए मान लीजिए कि इतना बड़ा ये पूरा ग्राउंड था, ग्राउंड था, और यहाँ पे भी गड्ढा था आपका, गड्ढा था, और यहाँ पे सीढ़ी जैसा बना हुआ था। ठीक है, जाने के लिए, फिर यहाँ पे भी गड्ढा हो गया, तो देखिए ये ब्रिज की तरह काम किया ना, तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल ब्रिज। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे इरोजनल लैंडफॉर्म है और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी हैं इसके, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अब। ठीक है,
तो देखिए जैसा कि मतलब ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स का, तो इसमें क्या होगा आपका लैपीज। अब लैपीज क्या होता है वो समझिए। लैपीज होता है, मैंने अभी आपको सिखाया था कि ये कोई अगर मान लीजिए कि कास्ट लैंडफॉर्म्स होता, तो यहाँ पे मान लीजिए वाटर इरो मतलब वाटर होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इरोजनल इस टाइप का एंड मतलब कि कॉर्नर टाइप का बनाते जाता है, ठीक है। इस टाइप से ये मिटा दीजिए, ये आपका, तो ये ना लैपीज है। ये क्या है आपका, ये पूरा रॉक से आपका मतलब कि लाइमस्टोन वाला जैसे पूरा पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये इस टाइप से ऊपर में बनता है, तो ये जो है ना ये लैपीज है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही है। तो बोल रहा है कि द हाईली corrugated and rough surfaces of limestone lithology मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में, characterized by low ridges and pinnacles, narrow clefts मतलब ये आपका ये क्लेफ्ट है आपका, याद रखिएगा ये क्लेफ्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। और पिनाकल जो होता है ना, ये टॉप वाला जो है ये वाला पिन जैसा है, इसीलिए इसको पिनाकल्स कहते हैं, तो डॉट में मत रखिएगा। पिनाकल्स, नैरो क्लेफ्ट्स एंड न्यूमेरस सॉल्यूशन होल्स, ये आपका जो बन गया ना आपका पूरा, ये होल्स बनते जा रहे हैं ना पूरा, देख रहे हैं ना ये सब सारा होल्स इज कॉल्ड लैपिस। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना टोपोग्राफी, वो आपका लैपिस है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बोल रहा है लैपिस आर फॉर्म ड्यू टू कोरोजन ऑफ लाइमस्टोन, तो बिल्कुल सही है। लाइमस्टोन में जो मिनरल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, उसी की वजह से तो सॉल्यूशन में मतलब वो डिजॉल्व मतलब सॉल्यूशन फॉर्म हो पा रहा है। तो मतलब कि बोल रहा है कि द वेदरिंग रेसिड्यूज लेफ्ट एट द सरफेस आर कॉल्ड टेरा रोजा। टेरा रोजा मतलब होता है रेड मतलब रेसिडुअल जो है टॉपर सॉइल्स या रेड अर्थ जो है, सो रेड सॉइल जो है सो बनता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग लैपिस क्लियर हो गया, तो अब हम लोग दूसरा में चलते हैं सॉल्यूशन होल्स एंड एसोसिएटेड फीचर्स में आपका। तो सॉल्यूशन होल्स जो है ना, इसमें समझिए जैसे फॉर एग्जांपल इसको मिटाइए, लैपिस में अभी सिखाए थे कि यहाँ पे देखिए कि दूसरा जो है सो मान लीजिए कि ये कोई लाइमस्टोन का पूरा पार्ट था, ये बड़ा सा आपका ये सरफेस है अर्थ का, अभी बताए थे पीछे भी। तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि डिजोल्व हो गया आपका वाटर के प्रेजेंस में, अंदर में जमीन जमीन है कोई, और उसके अंदर में पानी है आपका, और वो पानी के ऊपर में चूना आ गया आपका, तो चूना को घोल के अंदर कर लेगा ना, तो वहां पे गड्ढा बन जाएगा। तो जो छोटा सा गड्ढा है ना, इसको कहते हैं सिंक होल्स। क्या कहते हैं? सिंक होल्स। जब ये गड्ढा जो है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है मान लीजिए, तो इसको कहते हैं डोलाइंस। डोलाइंस जब इससे भी मतलब मान लीजिए यहाँ गड्ढा था यहाँ गड्ढा था, किसी कारण से ये दोनों मिल गया और एक बड़ा सा बना दिया, तो इसको कहते हैं उबालाज। क्या कहते हैं? उबालाज। मतलब कि उबालाज आर जनरली लार्जर देन डोलाइंस, है ना। बनने का प्रोसेस सेम है आपका, डिप्लीशन होगा वाटर की वजह से, और मतलब आपका मतलब कि जो मिनरल्स होंगे उसमें, मतलब चाहे वो डोलोमाइट वाले स्टोन हो या फिर आपका लाइमस्टोन। डोलोमाइट में मैग्नीशियम कार्बोनेट ज्यादा होता है और लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है, तो ये डिजोल्व होता है। तो यही तीनों आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले सिंक होल ही देख लीजिए। सिंक होल ना इन दोनों से छोटा होता है। सिंक होल जो है 3 से 9 मीटर के आसपास आपका डेप्थ होता है इसका। और बोलिए फनल शेप्ड डिप्लीशन विद एवरेज डेप्थ ऑफ 3 to 9 मीटर, द एरिया ऑफ सिंक होल में बी 1 स्क्वायर मीटर और मोर। सिंक होल्स आर डेवलप्ड बाय enlargement of cracks found in such rocks एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस सॉल्वेंट एक्शन ऑफ रेन वाटर। ठीक है, मतलब बारिश का पानी सब जब लगातार आपका लाइमस्टोन के ऊपर में आता है, तो उसमें जो घुलने वाले मिनरल्स हैं वो घुल जाते हैं और थोड़े मोड़े छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, और उस छोटे छोटे गड्ढे को क्या कहते हैं? सिंक होल्स। अब ये गड्ढे अगर थोड़ा ज्यादा बड़े हो जाएं, मतलब 20 मीटर तक चला जाए, 4 से 20 मीटर तक, तो डोलाइंस कहते हैं। अब इसके बाद अगर मतलब उससे भी बड़े हो जाए, मतलब गड्ढा इतना से इतना इतना बड़ा आ गया, तो उसको उबाला कहेंगे। ठीक है, कि जब डोलाइन का जो वाल है ना वो कोलैप्स हो जाता है, डोलाइन का वाल जो है वो कोलैप्स हो जाता है और साइज जो है सो आपका जनरली बड़ा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मतलब उबालाज कहते हैं। अब इसके बाद देखिए कास्ट विंडो आपका एक फॉर्मेशन था, उसको भी देख लीजिए। मतलब ये आपका वो जो अपर सरफेस जो होता है ना सिंक होल्स के वॉल का, उसको जब कोलैप्स करता है तो कास्ट विंडोज मतलब जो है सो बनाता है आपका। ये विंडोज जो है सो इनेबल होते हैं इन्वेस्टिगेटर्स और टू ऑब्जर्वर्स सब सरफेस ड्रेनेज एंड अदर फीचर्स। ठीक है, ये नीचे के मतलब एरिया को स्टडी करने के लिए भी हेल्प आता है आपका। अब देखिए पॉल्जेज। पॉल्जेज भी मतलब सिंपल, बनना तो एक ही मेथड से, लाइमस्टोन मतलब घुल जाएगा और चाहे जितना बड़ा गड्ढा आएगा तो उसके वजह से हम लोग उसका नाम सब बदलते जाते हैं। तो ये भी वही है, ये भी आपका डोलाइन से ज्यादा बड़ा होता है, डोलाइन और उबाला से भी बड़ा होता है। मोस्ट एक्सटेंसिव डिप्रेशन आर कॉल्ड पोल्जेस। They are characterized by vertical side walls, flat alluvial floors, independent surface drainage systems of the floor, irregular borders and central lakes। ठीक है, ये आपका यूगोस्लाविया में या फिर आपका ये जो लिग्नोपोल्जे है ना, लिग्नोपोल्जे बाल्कन नेशन जो है ना, वहां पे ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको। अब इसके बाद देखिए इसमें वैलीज भी फॉर्म होता है। वैलीज को आप ऐसे समझो, ये पोर्शन हो गया तो ऐसे समझिए
कि मतलब कि कास्ट लैंडफॉर्म्स के टोपोग्राफी में मतलब कि गड्ढा भी टाइप का तो बनेगा ना, एक बड़ा सा एरिया जो बनेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका मतलब वैलीज। वैलीज में तीन तरह के हैं। एक आपका सिंकिंग क्रिक्स कर लीजिए, मतलब कि जैसे उसमें तो देखिए ये बड़ा सा मान लीजिए कि आपका ये मतलब कि टोपोग्राफी है, मतलब ये कास्ट टोपोग्राफी है आपका। अब इसमें क्या हुआ, इसके ऊपर में देखिए इस एरिया में पूरा मतलब कि लाइमस्टोन जो है सो भरा हुआ है, लाइमस्टोन पूरा भरा हुआ है, लाइमस्टोन भरा हुआ है। ठीक है, तो जनरली जब आपका ऊपर का पूरा पार्ट जो है ना आपका ये सिंक हो गया आपका। सिंक इन द सेंस कि इस पे बारिश हुई ऊपर सरफेस में, ये ऐसा है फ्लैट, इसके ऊपर बारिश होगी तो बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा। तो ये जो आपका डिप्रेशन होगा ना, ऐसे गड्ढा, तो जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे मतलब कि छोटे छोटे गड्ढे जो है इस टाइप से ऐसे, ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, ये है आपका सिंकिंग क्रीक्स। सिंकिंग क्रीक्स, ठीक है, सिंकिंग क्रीक्स। ब्लाइंड वैली क्या होता है आपका, कि मतलब मान लीजिए कि कोई रिवर या मतलब कि सरफेस वाटर का एजेंट था जो इस एरिया से फ्लो कर रहा था, और एक गड्ढा करके आपका जो है सो मतलब कि ऐसे करके छोड़ दिया आपका, ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्लाइंड वैली। ठीक है, इसमें आपका कास्ट वैली क्या होता है, जब आपका ऐसा बने यू शेप्ड आपका डिप्रेशन हो तो उसको हम लोग कास्ट वैली कहते हैं। ठीक है, और ये एरिया बड़ा बड़ा होता है, 480 मीटर स्क्वायर, 250 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा ऐसा एरिया सब है दुनिया में, आपका बहुत सारा देखने को मिलता है। तो ये तीनों आपका वही था। सिंकिंग क्रीक आपका सरफेस ऑफ कास्ट लुक्स लाइक sieve due to development of closely spaced numerous sinkholes. These sinkholes act as funnels. ठीक है, अब ये ब्लाइंड वैली क्या होता है, कि ब्लाइंड वैली is the valley of that surface stream which disappears in limestone formation through a shallow hole और सिंक होल। ठीक है, मतलब जब क्या होता है आपका कोई स्ट्रीम जो है सो डिसअपियर हो जाता है आपका सेलो होल के पास में, ठीक है, या सिंक होल में, इसके बाद जो है सो आपका ये ड्राई वैली की तरह ही दिखता है, सूखा हुआ एरिया होता है। ठीक है, कास्ट वैली जो यू शेप्ड वैली होती है ना कास्ट टोपोग्राफी में, उसको कहते हैं हम लोग कास्ट वैली। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका केव एंड कैवरेंस, क्योंकि वो भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। केव एंड कैवरेंस पढ़ना है, उसके बाद आपका ये नेचुरल ब्रिज पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये सब सारे आपका और उसके बाद आपका डिपोजिशन में चलेंगे, है ना, मतलब इसके कास्ट लैंडफॉर्म्स के उसके बारे में, मतलब कि देखिए केव कैवरेंस में क्या होता है आपका, कि देखिए केव कैवरेंस मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बड़ा सा एक आपका रॉक लाइमस्टोन का पड़ा हुआ है, ठीक है, और ऊपर में जो है ना इसका मतलब कि ये पड़ा हुआ था, और इसके ऊपर में हार्ड लाइमस्टोन है आपका, जो कि इजिली इरोड नहीं होगा। लेकिन नीचे में जो है ना यहाँ पे वाटर के कांटेक्ट में आ गया ये, और ये इजिली इरोटेबल है, तो ये क्या होगा आपका नीचे खाली हो जाएगा। ठीक है, खाली हो गया, और ऊपर में जो है सो आपका हार्ड था रॉक, तो ऐसे बन गया आपका। तो ये देखिए अंदर में क्या बन गया, गुफा बन गया, गुफा केव बन गया। ठीक है, जब इस केव का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग कैवर्न। मतलब ऊपर में हार्ड रॉक है जिसकी वजह से पूरा मतलब डिजोल्व नहीं हो पाया, नीचे का जो पार्ट था ना वो डिजोल्व हो गया और एक बड़ी सी गुफा बना लिया, केव बना लिया, तो उसको हम लोग केव कहते हैं। देखिए इन सर्टेन एरियाज देयर आर हार्ड इनसॉल्युबल रॉक्स एट देयर सरफेस एंड सॉल्युबल लाइमस्टोन्स बिलो इट। ठीक है, तो जब अंडरग्राउंड वाटर जो है तो उसके कांटेक्ट में ये सॉल्युबल लाइमस्टोन आते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता है और केव बनाता है। ठीक है, और जब साइज ऑफ केव बहुत ही इनलार्ज हो जाता है तो उसको हम लोग कैवर्न्स कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद पॉनर्स 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 हो जाएगा आपका कि कभी कभी क्या होता है आपका कि उबाला जो है ना उसमें पानी भर जाता है। उबाला मतलब डोलाइन जब आपका बड़ा साइज का बन जाता है तो उसको उबाला कहते हैं। और उबाला में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसमें पानी भर जाता है। अब पानी भर जाने की वजह से उसके जो साइड वॉल्स होते हैं आपका, इधर का जो ये दीवार है आपका, वो सब सारा कोलैप्स करते जाता है, कोलैप्स करते जाता है, और बहुत सारे उबाला उबाला जो उस एरिया के हैं वो मिक्स हो जाते हैं और एक बड़ा सा लेक जैसा बनाते हैं आपका, जिसको क्या कहते हैं लोग पॉनर्स कहते हैं। लेकिन वो ड्राई होता है आपका, सूख जाता है धीरे धीरे, कास्ट टोपोग्राफी में सूख जाता है, लेक नहीं रखिएगा उसका नाम है। ठीक है, लेक साइज का एक बड़ा सा आपका पार्ट बन जाता है जिसको हम लोग पोनर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेचुरल ब्रिज क्या होता है, अभी सिखाए थे कि मान लीजिए कि नेचुरल ब्रिज में कि दो मतलब आपका ये दो लाइन्स है, मान लीजिए कि आप में यहाँ मतलब उबाला है यहाँ पे है, और ये पूरा जो है सो पार्ट आपका यहाँ पे है। ठीक है, नीचे का पूरा आपका ये बन के और यहाँ पे क्या हुआ आपका बच गया, मतलब नीचे का पूरा गड्ढा था, यहाँ पे ऊपर का जो हार्ड लॉग था ना वो बस आपका इरोड नहीं हो पाया, तो क्या बन गया ये ब्रिज लुक लाइक है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल ब्रिज। मतलब the roof of the cavern collapsed and some of its part remains contact like a bridge as it is a naturally forming bridge, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग नेचुरल ब्रिज कहते हैं। मतलब कोई गुफा हो गया या बड़ा सा उबाला हो गया ना, उसमें मतलब ऊपर का थोड़ा सा रॉक्स जो है सो बचा हुआ
बाकी पार्ट इरोड कर जाता है, तो उसको कहते हैं, वो ब्रिज जैसा दिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल ब्रिज। तो ये था हमारा इरोजनल वाला। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डिपोजिशनल में। डिपोजिशनल में देखिए ध्यान से तो समझ में आएगा कि क्या होता है। तो डिपोजिशन में देखिए क्या होता है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई मतलब ये कार्स्ट लैंडफॉर्म्स है, इसमें जब आपका वाटर के कांटेक्ट में आने पे देखिए क्या बन जाता है, ऐसे टाइप का, ऐसे टाइप का मतलब कि डिपोजिशन। डिपोजिशन तो होगा ना, धीरे धीरे आपका मान लीजिए गड्ढा है, गड्ढा हो रहा है, तो इसके जो मिनरल्स घुलेंगे वो कहाँ जाके बैठेंगे, ऐसे ही होगा ना। तो ऐसा जो शार्पेन बनता है ना, इसको हम लोग कहते हैं आपका स्टेलसाइट्स। स्टेलसाइट्स, ठीक है, आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्सरस solutes which are carried by water dripping through the cave ceilings in dry environment. The water is evaporated and solutes are deposited। मतलब इसमें जो गड्ढा है ना ये सब बन गया, अब इसके बाद जो है ये उड़ गया, तो यहाँ पे आपका ये डिपोजिशन होगा ना, ये बचा हुआ रह गया, ये गड्ढे में बचा हुआ रह गया। जब ये ज्यादा हो जाता है मान लीजिए और नीचे का भी आपका इरोजन हो जाता है, तो फिर ऐसे ये भी उठता है आपका इधर भी। ठीक है, डिपोजिशन इन सब एरिया में जो है सो बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, उसको स्टैलेग्माइट्स कहते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे ये जैसे मान लीजिए कि ये और ज्यादा मतलब आपका डिपोजिशन होकर के यहाँ पे आपका ऐसा बन गया, गड्ढा भी डिपोजिशन भी, तो ये ज्वाइंट हो जाता है। तो देखिए ये कैसा बन गया आपका, ये केव पिलर है, ये क्या है आपका, केव पिलर है आपका। ठीक है, मतलब कि स्टेलसाइट्स होता है जो ऊपर की तरफ से बनता है, स्टैलेग्माइट होता है जो नीचे की तरफ से बनता है। जब लार्ज डिपोजिशन मतलब सेडिमेंट्स का होता है तो आपका दोनों ज्वाइन हो जाता है, जिसको हम लोग केव पिलर्स कहते हैं। और वाटर जो है सो जब आपका ड्रिफ्ट करता है तो उसके बाद जो आपका डिपोजिशन इधर उधर स्प्रेड हो जाता है, मान लीजिए कहीं पे इधर साइड में स्प्रेड हो गया कहीं पे, तो उसको हम लोग ड्रीप स्टोन टाइप का कहते हैं। ठीक है, तो यही था आपका। तो स्टैलेग्माइट्स देखिए, द सॉल्यूशन दैट ड्रॉप्स ऑन द केव फ्लोर इज प्रेसिपिटेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड एंड फॉर्म्स अ कॉलम लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्टैलेग्माइट्स एट वेरियस सेंटर्स। When a group of stalagmites is formed together from closely spaced centers, the resultant stalagmites are called compound stalagmites। वही आपका मतलब इसमें नीचे जो है यही मतलब जो मैंने आपको समझाया वही वहां पे लिखा हुआ है। केव पिलर जो है वही जहाँ पे स्टेलसाइट्स और स्टेलेक्टाइट्स और आपका स्टैलेग्माइट्स जो है तो दोनों ज्वाइन हो जाता है, तो उसको मीटिंग मतलब जब कर जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग केव पिलर। और जो वाटर ड्रिफ्टिंग से बनता है डिपोजिशन से, उसको हम लोग ड्रीप स्टोन कहते हैं। अब थोड़ा सा कास्ट लैंडफॉर्म में है ना, अगर आपको मान लीजिए कि और साइकिल ऑफ इरोजन पे आपको इम्फेसिस करना है ना, तो इम्फेसिस करने में आप डेविस का थ्योरी का हेल्प ले सकते हो। उसका जो मतलब आपका यूथफुल स्टेज जो था, उसके बाद मैच्योर स्टेज था और आपका ओल्ड स्टेज था ना, उसके एक दो फीचर्स आप जो है सो कास्ट के रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कास्ट टोपोग्राफी जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग चलेंगे आपका ग्लेशियल टोपोग्राफी की तरफ। ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू।